नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। हर एक दिन का अपना एक इतिहास होता है और हर दिन कोई ना कोई घटना हुई होती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम हर रोज आपके लिए हर एक तारीख के बारे में बताते हैं और हर दिन के बारे में जानने से हमारी और आपकी जानकारी भी बढ़ती है। हर दिन की तरह आज भी हम आपको आज के इतिहास के बारे में बताएंगे। आज 13 फरवरी है और आज की तारीख का एक महत्वपूर्ण इतिहास है। आज ही के दिन 13 फरवरी 1974 को उस्ताद आमिर खां का जन्म हुआ था। उस्ताद आमिर खां भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे। उस्ताद आमिर खां भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे, जिनका निधन आज ही के दिन 13 फरवरी 1974 को हुआ था। उस्ताद आमिर खां को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि उस्ताद आमिर खां का जन्म 15 अगस्त 1912 को इंदौर में एक संगीत परिवार में हुआ था। पिता शाहमीर खान भिंडी बाजार घराने के सारंगी वादक थे, जो इंदौर के होलकर राज घराने में बजाया करते थे। उस्ताद आमिर खां के गायकी का जहां तक सवाल है, उन्होंने अपनी शैली अख्तियार की, जिसमें अब्दुल वाहिद खां का विलंबित अंदाज, रजब अली खां के तान और अमन अली खां के मेरुखंड की झलक मिलती है। उस्ताद आमिर खान ने अति विलंबित लय में एक प्रकार की बढ़त लाकर सबको चकित कर दिया था। इस बढ़त में आगे चलकर सरगम, ताने, बोल ताने, जिनमें मेरुखंडी अंग भी है, और आखिर में मध्यालय या द्रुत लय, छोटा ख्याल या रूबेदार तराना पेश किया। उस्ताद आमिर खां का यह मानना था कि किसी भी ख्याल कंपोजिशन में काव्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस ओर उन्होंने सुररंग के नाम से कई कंपोजिशंस खुद लिखे हैं। आमिर खां ने तराना को लोकप्रिय बनाया, झुमरा और एक ताल का प्रयोग अपने गायन में करते थे, और संगत देने वाले तबला वादक से वो साधारण ठेके की ही मांग करते थे। उस्ताद आमिर खां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ऐसे फनकार थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंदौर घराने के उस्ताद आमिर खां, जिन्हें ख्याल का अजीमो शान शहंशाह माना जाता है, इसके बावजूद कि आमिर खां इंदौर रियासत के आसपास पले बढ़े। उनके पिता और दादाजी उसी रियासत में संगीत के रूप में मुलाजिम थे, जिस वजह से उन्होंने अपने घराने को इंदौर का नाम दिया। उनकी गायन शैली में कोई रियासत वाली सोच या प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि उनकी शैली में एक ऐसा वैराग्य सुनने में आता है जिससे आसानी से पता चल जाता है कि असल में और आखिर तक वे सूफी ही थे। उस्ताद आमिर खां रूहानी तौर पर अपने आप को अमीर खुसरो के घराने से जोड़ते थे। जैसे जैसे उस्ताद आमिर खां अपने वक्त के कलाकारों को सुनने लगे, उन्होंने अपनी ही सोच से एक ऐसी शैली का निर्माण किया जो रियासत के फंडों से कोसों दूर भाग चली आई। जहां संगीत की परिभाषा ध्यान और इबादत ही थी, उस्ताद आमिर खां की आवाज की कोई किस्म ही ना थी, वह तो सिर्फ एक अधूरी भाव से बनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए यह गर्व की बात है कि उस्ताद आमिर खां साहब के बाद कई पीढ़ियां गाने वाले और बजाने वाले उन्हें पागलपन की हद तक मोहब्बत करने लगे। एक वक्त ऐसा आया
जब दूर दराज उनके संगीत को सुने बिना अब गाना बजाना ही नामुमकिन सा हो गया था। उस्ताद आमिर खान की प्रतिभा के अस्वीकार का आरंभ तो उसी समय हो गया था जब वे शास्त्रीय संगीत के एक दक्ष गायक बनने के स्वप्न से भरे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन यानी कि 13 फरवरी 1911 को पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ का जन्म होता है। फैज़ एक ऐसे क्रांतिकारी शायर थे जिन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ कई शायरियां भी लिखी थी, जिससे उन्हें एक अलग नई पहचान मिली थी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोए गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहल ए हिकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे। ये नज्म है पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की। पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ का जन्म आज ही के दिन 13 फरवरी 1911 में पंजाब के नरोवर जिले में हुआ था। देश का बंटवारा हुआ तो ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। फैज़ अहमद फैज़ शायर तो थे ही, साथ ही पत्रकार भी थे। फैज़ की आरंभिक शिक्षा उर्दू, अरबी तथा फारसी में हुई, जिसमें कुरान को कंठस्थ करना भी शामिल था। वह इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह सियालकोट वापस आ गए और यहाँ उन्होंने वकालत शुरू की। फैज़ ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और सेवाएं दी, लेकिन विभाजन के वक्त उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और लाहौर वापस आ गए। लाहौर वापस आने के बाद उन्होंने इमरोज और पाकिस्तान टाइम्स का संपादन किया। फैज़ अहमद फैज़ बेहद क्रांतिकारी थे और यही कारण था कि उन्हें काफी समय जेल में बिताना पड़ा। बंटवारे के बाद फैज़ ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने 1951 में लियाकत अली खान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया गया और उन्हें 1951 से 1955 तक जेल हुई। फैज़ अहमद फैज़ 1955 में जेल से वापस आए। फैज़ ने अपना लेखन जारी रखा और इसी बीच उन्हें देश से निकाल दिया गया। देश से निकालने जाने के बाद उन्होंने कई साल लंदन में बिताए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने तो फैज़ को वापस लाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार में उन्हें कई जिम्मेदारियां दी गईं। उन्हें कल्चर एडवाइजर बनाया गया। 1977 में पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और शासन के खिलाफ फैज़ ने हम देखेंगे नज्म लिखी थी। फैज़ अहमद फैज़ का नाम दुनिया के महानतम शायरों और कवियों में गिना जाता है। वे विचारों से साम्यवादी थे और पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे।
फैज अहमद फैज ने आधुनिक उर्दू शायरी को एक नई ऊंचाई दी। फैज को 1963 में लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं, उन्हें 1984 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। बढ़ते आगे और बात करते हैं भारत की कोकिला नाम से प्रसिद्ध और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की, जिनका जन्म आज ही के दिन 13 फरवरी 1879 को हुआ था। आपको बता दें कि भारतीय साहित्य में कवित्री के रूप में सरोजिनी नायडू का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत की कोकिला नाम से प्रसिद्ध और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म आज ही के दिन 13 फरवरी 1879 में हुआ था। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 16 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चली गई। वहां उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज में पढ़ाई की। सरोजिनी नायडू का बचपन से ही कविताओं में बहुत रुचि थी। 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। यही नहीं, वो भारतीय राज्य की पहली महिला गवर्नर भी बनी। सरोजिनी नायडू ने 1915 से 1918 तक भारत के स्वतंत्रता के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1925 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस की अध्यक्षता की और उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से केसर-ए-हिंद के मेडल से नवाजा गया। मेडल उन्हें भारत में प्लेग की महामारी के दौरान उनके काम के लिए दिया गया था। सरोजिनी नायडू ने खुद के लिए कुछ भी कहा हो, मगर भारतीय साहित्य में कवित्री के रूप में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों में संगीत रहा है। सच्चे दिल से वह भारत की श्रमिक वर्ग के लिए चिंतित रहा करती थी। अपनी मातृभूमि को दासता से मुक्त करने का स्वप्न वह सदैव देखती रही। उन्हें मन में समस्त मानव जाति के लिए प्रेम था। उनकी कविताओं ने आधुनिक भारतीय साहित्य पर अपनी विशिष्ट छाप अंकित की है। सरोजिनी नायडू देश की राजनीति में कदम रखने से पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ काम कर चुकी थी। गांधी जी वहां की जातीय सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और सरोजिनी नायडू ने स्वयंसेवक के रूप में उन्हें सहयोग दिया था। भारत लौटने के बाद तुरंत ही वह राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। शुरू से ही वह गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति वफादार रही। आपसे हम विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज के इतिहास में और कुछ क्या हुआ। 1542 में इंग्लैंड की रानी कैथरीन हवाई की मौत को के घाट उतार दिया गया। 1575 में फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय का रेम्स में राज्याभिषेक किया गया और 1601 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का नेतृत्व जॉन लैंकास्टर ने किया है। 1633 में इटली के खगोलशास्त्री गैलीलियो को रोम पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। 1688 में स्पेन ने पुर्तगाल को एक अलग राष्ट्र स्वीकार किया और 1689 में विलियम और मैरी इंग्लैंड के संयुक्त शासक घोषित हुए थे। 1713 में दिल्ली के सुल्तान जहांदार शाह की हत्या
गला घोटकर कर दी गई थी। और वहीं 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह की फौज ने मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को हराया था। 1795 में अमेरिका में पहला स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में खुला था और 1820 में फ्रांसीसी तख्त के दावेदार डक बेरी की हत्या कर दी गई थी। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी का लखनऊ सहित अवध पर भी कब्जा हुआ था। 1861 में नेपल्स के फ्रांसीसी दित्ती ने ग्यूसेपी गैरिबाल्डी के आगे हथियार डाले थे और 1880 में थॉमस एडिसन ने एडिसन इम्फ्रैक्ट पुष्ट किया था। 1920 में अमेरिका में बेसबॉल की नीग्रो नेशनल लीग स्थापित हुई थी और आज ही के दिन यानी कि 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई थी। 1945 में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ 49 दिन तक चले युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर कब्जा किया। इसमें 1,59,000 लोग मारे गए थे। तो हमारे कार्यक्रम आज के इतिहास से आपको जरूर बहुत सी जानकारियां मिल गई होंगी और हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको और आपका ज्ञान जरूर बढ़ाएगी। फिलहाल के लिए आज के इतिहास में इतना ही और आप देखते रहिए प्राइम टीवी।